नमस्कार दोस्तों। तो एग्जाम अफेयर दोस्त में आपका स्वागत है। तो आज 12 एंड 13 दिसंबर वाले करंट अफेयर्स एंड जीएस सेक्शन को करेंगे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस वाले में। तो ठीक है, अपने पास आर्टिकल बहुत है क्योंकि 2 दिन का है, तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी वेरी मच। देखो, एक आर्टिकल था इस पे कि हाउ नेहरू नॉट पटेल बिकेम फर्स्ट पीएम, द पॉलिटिक्स बिहाइंड 1946 कांग्रेस पोल। ठीक है, तो इसमें ना 1946 45 46 में जो इंटरिम गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, तो उस पे बात करी जा रही है। तो वो चीज हम लोग देख लेंगे थोड़ा। ठीक है, वही सब वही लोग हैं, पटेल हैं, नेहरू हैं, कृपलानी हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। ठीक है, ए, राजमोहन गांधी थे, उन्होंने एक बुक लिखा था पटेल अ लाइफ, बायोग्राफी था। तो ये आप याद रखना, एग्जाम में भी पूछ ले, राजमोहन गांधी। ठीक है, पटेल अ लाइफ, क्योंकि अभी ये सब न्यूज में है, तो ये चीज़ों को हम लोग ठीक से देखेंगे। ठीक है, और बेसिकली ना, मतलब ये वंदे मातरम डिबेट के वजह से ना वो वाला चीज ज्यादा डिस्कस की जा रही है। 1937 के सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग, फिर वंदे मातरम का एक्सेप्टेंस, तो वही सब चीज। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये अगर आप लोग आर्टिकल फॉलो कर रहे हो तो ये वाला मतलब न्यूज जो है वंदे मातरम से रिलेटेड, इसके बारे में आप लोग बहुत कुछ पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। देखो, ब्रिटिश के तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे ऑफर्स आए थे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त ऑफर। तो ठीक है, हम लोग अगस्त ऑफर से स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना इसको, ये 8 अगस्त 1940 में आया था। अनाउंस कौन किए थे? वायसराय उस समय के थे, लिनलिथ गो। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान प्रॉमिस्ड एक्सपेंशन ऑफ वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इन्होंने एश्योरेंस दिया था कि पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बाय इंडियन। ठीक है, कि वॉर खत्म हो जाएगा, उसके बाद इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का हम लोग प्रावधान कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, नेहरू बोले थे कि इट्स लाइक, एक स्टेटमेंट दिए थे, इट्स लाइक आयरन नेल इन द ओल्ड डूर वगैरह करके। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद आया था अपना क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च से अप्रैल 1942 को। ये जब पूरा यूरोपियन कंट्री एंड वेस्टर्न कंट्री सब लगा था क्रिटिसाइज करने ब्रिटेन का कि तुम लोग कैसे, मतलब रूलर हो कि इंडियंस को तुम लोग मना भी नहीं पा रहे हो, इंडियन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में भेजने के लिए। तो इंडियन कोऑपरेशन को सिक्योर करने के लिए इनको भेजा गया था। ठीक है, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस का प्रॉमिस किया था पोस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती तब। लेकिन उस समय जो भी इंडियंस थे, मतलब लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, ये सब हमको नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद वेबल प्लान आया था एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। तो प्रपोज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल विथ ऑल इंडियन मेंबर्स एक्सेप्ट द वायसराय। ठीक है, इन्होंने बोला था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी फिर से, जिसमें सारे इंडियन मेंबर होंगे, सिर्फ वायसराय इंग्लिश होंगे। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू कास्ट हिंदू एंड मुस्लिम्स इन काउंसिल। तो ठीक है, ये भी कॉन्फ्रेंस कोलैप्स कर गया था और कोई अग्रीमेंट रीच नहीं किया था। बस आप याद रखना, वेबल प्लान जो था वो जून से जुलाई 1945 में आया था, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस होता है ना जो वैसे अरेंज करने के लिए दे देगा। अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेबल प्लान, कैबिनेट मिशन, आपको इसको क्रोनोलॉजी में सजाना होता है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन मार्च से जून 1946 में आई थी। तो इसने डिक्लेयर किया कि, मतलब उस समय पाकिस्तान के मांग, पाकिस्तान कंट्री का मांग बहुत उठ रहा था। ठीक है, तो इसने बोला था कैबिनेट मिशन ने कि इंडिया मस्ट रिमेन यूनाइटेड, रिजेक्टेड इमीडिएट पाकिस्तान डिमांड, प्रपोज 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस। इसमें 3 ग्रुप्स की बात करी गई थी, ए हिंदू मेजोरिटी, बी एन सी Muslim majority, provinces with autonomy within group, and constituent assembly to be elected by provincial legislatures via proportional representation, interim government to be formed pending transfer of power। ठीक है, लेकिन ये लार्जली फेल ही कर गया था। ठीक है, उसके बाद
एटलीज का अनाउंसमेंट आया था 20 फरवरी 1947 को कि हम लोग ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे बिफोर जून 1948, ठीक है। और इन्होंने ही अनाउंस करा था वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को। फिर उसके बाद 3 जून को आया था माउंटबेटन प्लान। इन्होंने एक्सेप्ट किया पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि उस समय आपको पता होगा तो 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। तो इसमें बोला कि ठीक है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली टू वोट फॉर पार्टीशन, क्योंकि वो एक 3 इसमें परमिशन दिया गया था कि या तो इंडिया के साथ रह सकते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। कॉल फॉर रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहट, ठीक है। फिर उसके बाद आई थी जून से अगस्त 1947 में रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन, ठीक है। वही सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्होंने 2 कमीशन था बेसिकली, एक पंजाब को डिवाइड करने से रिलेटेड, एक बंगाल को डिवाइड करने से रिलेटेड, ठीक है। इन्होंने बस उधर बैठ के मैप पे ही ड्रॉ कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो गई थी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रोविंशियल एंड सेंट्रल इलेक्शन जो 1945 एंड 46 में हुई थी, तो बेसिकली ये सब अभी न्यूज में है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर होता है वो रिवाइज हो जाएगा। सेंट्रल में लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था दिसंबर 1945 में हुआ था। कांग्रेस अप्रॉक्स 90% ऑफ जनरल सीट्स को जीत गई थी। और मुस्लिम लीग जो था अप्रॉक्स ऑल मुस्लिम सीट्स को जीत गया था सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। और इस जीत से मुस्लिम लीग अपने आप को सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शन हुई थी 1946 जनवरी में। कांग्रेस जो था वो डोमिनेटेड हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस में था एंड 8 प्रोविंसेस में ये अपना मिनिस्ट्रीज बना भी लिया था, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सीपी, बेरार, उड़ीसा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वगैरह। मुस्लिम लीग जो थी ये मुस्लिम रिजर्व सीट्स पे एकदम बढ़िया मतलब विनिंग करी थी 87 से 95% तक, ठीक है। लेकिन इसका ये हुआ कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान का डिमांड करने लगी, ठीक है। हाँ, फोर्स्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू नेगोशिएट विद द 2 नेशनल पार्टीज कांग्रेस एंड लीग। कांग्रेस यूनाइटेड रहना चाहती थी, लीग पाकिस्तान बनाना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो टोटल सीट्स जो थे 389 थे। उस समय का पॉपुलेशन वही 34-35 करोड़ रहा होगा या 40 करोड़ के आसपास। और हर 10 लाख पे एक सीट दी जा रही थी 10 लाख पॉपुलेशन पे, तो उस हिसाब से देख सकते हो। प्रोविंसेस कितने थे 292। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस कितना थे 4। प्रिंसली स्टेट थे 93, ठीक है। मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चुने गए थे प्रोविंशियल असेंबली से। प्रिंसली स्टेट वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करने वाले थे, ठीक है। फिर फर्स्ट सेशन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ था, डेट याद रखना, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा टेम्प्रोरी चेयरमैन बनाए गए थे और राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 11 दिसंबर 1946, या चेयरमैन भी कह सकते हो। एच सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे और बी एन राव जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है। अगर मेंबरशिप कंपोजिशन देखोगे तो 2 टर्म में आपको देखना पड़ेगा, प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन। तो प्री पार्टीशन में कौन थे, कांग्रेस जो थे इनको 208 सीट्स मिली थी या 208 मेंबर्स थे। मुस्लिम लीग के पास 73 था एंड प्रिंसली स्टेट्स के पास 93 था, ठीक है। लेकिन वैसे देखोगे तो टोटल फंक्शनिंग मेंबर्स बिफोर पार्टीशन 300 के आसपास थे, ठीक है। पोस्ट पार्टीशन सीट्स ऑफ पाकिस्तान एरिया जैसे वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, सिंध, नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान, ये सब विड्रॉ कर गए थे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो 389 थे, ठीक है। इसमें से अप्रॉक्स 73 जो थे वो चले गए थे उधर पाकिस्तान के साइड, तो मतलब ले दे के 293 बच गया था, ठीक है। अब आपको पता होगा कि 1946-47 में इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था कि ऑपरेशनल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हाँ, बट रन लार्जली बाई इंडियन मिनिस्टर, ठीक है।
worked as a transitional cabinet before full sovereignty. कांग्रेस डोमिनेटेड इनिशियली, मुस्लिम लीग ज्वाइंड 26 अक्टूबर 1946 को ज्वाइन करा था, लेकिन फिर ये अलग हो गए थे। 14 दिसंबर को 1947 को पार्टीशन हो गया था। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो की पोर्टफोलियोज थे, ये सब पूछता है। तो जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिला था, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थे इनके पास, कॉमनवेल्थ रिलेशन था, फिर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये थे ही, ऑल्सो हेडेड डिफेंस कोऑर्डिनेशन विथ वायसराय। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिला था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिला था। उसके बाद ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर वगैरह मिला था। ठीक है, राजगोपालचारी को एजुकेशन एंड आर्ट्स मिला था, बालदेव सिंह को डिफेंस मिला था, आसिफ अली को रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिला था। ये सब नाम कुछ कुछ ना जो जनरली नहीं आता है ना, ये सब याद रखना। डिफेंस मिनिस्टर सबसे पहले कौन मतलब उसमें बने थे इंतरिम गवर्नमेंट में, तो बालदेव सिंह थे। फिर रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट आसफ अली, फिर इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज जॉन मथाई, कॉमर्स सी एच बाबा। ठीक है, फिर अगर मुस्लिम लीग के इसी में मेंबर्स देखोगे तो कौन कौन से थे, तो फाइनेंस मिला था लियाकत अली खान को, लॉ मिला था जोगेंद्र नाथ मंडल को, पोस्ट्स एंड एयर मिला था अब्दुल राब निस्तार को, एंड हेल्थ मिला था गाजानफर अली खान, जी अली खान कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हम लोग का। ठीक है, उसके बाद अभी आप देख रहे होगे ना कि ये थाईलैंड कंबोडिया वाला इशू जो है वो फिर से, मतलब ये तो अक्सर बना रहता है, लेकिन ठीक है अभी हम फिर से वो हो गया है, फ्लैश पॉइंट बन गया है। ठीक है, तो देखो, थाई कंबोडियन क्राइसिस हैज कॉलोनियल रूट्स इन द फ्रांस्को सियामीज मतलब थाई ट्रीटीज ऑफ 1904 एंड 1907 विच डिफाइन द बाउंड्री लाइन, जिसको सियाम एंड फ्रेंच इंडोचीना कहते हैं। ठीक है, फ्लैश पॉइंट जो है ये प्रिय बिहार एक टेम्पल है, 11th सेंचुरी खामेर हिंदू टेम्पल है, शिवा का टेम्पल है, और जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो था इसको अवार्ड कर दिया था कंबोडिया को। ठीक है, लेकिन अग्रीमेंट बना नहीं, थाईलैंड कहता है कि नहीं मेरे पे है, और कंबोडिया कहता है कि हाँ मेरा है। ठीक है, बेसिकली बॉर्डर पे पड़ता है, लार्ज एरिया है। तो ये वाला बहुत दिन से बना हुआ है। ठीक है, अभी 3 लाख लोगों को इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना पड़ा है उधर से, तो इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट इनका इनहेरिटेड है, फ्रेंच सियाम ट्रीटीज 1904 से 1907 तक। इसमें प्रिय बिहार टेम्पल है, फिर तामुआन है, अंता कार्बे है, बॉर्डर विलेजेस है ये सब। आईसीजे जजमेंट अवार्डेड टेम्पल टू कंबोडिया बट लैंड अराउंड इट रिमेन डिस्प्यूटेड। ठीक है, स्पोरेडिक क्लासेस होते रहता है 2008, 2011, 2017 वगैरह वगैरह में। ठीक है, अभी में बढ़ गया है, अभी 2025 से थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है। हेवी आर्टिलरी एक्सचेंज, मल्टीपल बटालियन लेवल डिप्लॉयमेंट्स एंड यूज ऑफ ड्रोन्स, बॉर्डर सेलिंग एंड एयर सर्विलेंस। ठीक है, वही है, 3 लाख लोग डिस्प्लेस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो वही सब है कि प्रिय बिहार प्रोविंस है, ऑर्डर मोनार्की है, एनसी साकेत, ये सब डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, वॉर लाइक सिचुएशन उधर बना हुआ है। ठीक है, अभी देखो एक स्पोर्ट्स वाला था कि प्रेसिडेंट ऑनर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेडल विनिंग इंडियन बॉक्सर्स। तो जो 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल में हेल्ड हुई थी, इसमें गोल्ड मेडल विनर्स थे जैस्मीन एंड मीनाक्षी, सिल्वर मेडलिस्ट नूपुर, एंड ब्रोंज जो था वो पूजा रानी जीती थी। ठीक है, इनको प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है। तो ठीक है, यही चीज वहां भी लिखा हुआ है। बाद बाकी दीपावली तो हम लोग देख ही लिए कि दीपावली इंटर्स इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, तो हाँ ये वाला चीज हम लोग देख लेंगे क्योंकि टोटल अब 16 अप्रॉक्स हो चुका है। ठीक है, तो एक बार ये हम लिस्ट देख लेते हैं सो दैट कि हमारे ये दिमाग में रहेगा। ठीक है, बाद बाकी यही सब था, ब्रोंज वगैरह। वर्ल्ड आर्करी जो था, आर्चरी 2025 वाला, इंडियन मेंस कंपाउंड एमजीटी थी गोल्ड। फिर ज्योति सुखरा वेनम जो थी, इनको भी बहुत सारा अवार्ड मिला था। हाँ, तो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मिला है जो, तो टोटल एलिमेंट्स हो गए हैं 16। ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज।
तो ये देखो, सबसे अगर लेटेस्ट में आओगे तो ठीक है, 2008 में मिला था रामलीला को, ठीक है। 2008 में ही मिला था कुटियाट्टम को, ठीक है। फिर 2010 में मिला था मेदियेत्तू को, केरला का रिचुअल आर्ट है। फिर 2010 में मिला था कालबेलिया को, 2010 में, राजस्थान का है। 2010 में ही छऊ डांस को मिला था। 2012 में बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख, ठीक है। 2013 में संकीर्तना मणिपुर वाले को मिला था, ठीक है। 2014 में थेटरस है, मतलब वो ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर आर्ट। 2016 में नवरोज को मिला था। 2016 में योगा को मिला था। 2017 में कुंभ मेला। 2021 में दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता। 2023 में गरबा। और 2025 सेशन वाले में मिल गया है दीपावली को, ठीक है। तो लिस्ट याद रखना क्योंकि पूछेगा। अब एक आर्टिकल है बर्ड से रिलेटेड, देखो ये वाला, ये वेस्टर्न ट्रैगोपैन है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। तो यही वाला चीज है कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन, ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, ठीक है। ब्रीडिंग, वो कैप्टिव ब्रीडिंग इसकी की जा रही है। आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहले 2008 के आसपास वर्ल्ड का पहला कैप्टिव ब्रीडिंग इंडिया में ही हुआ था, और इसी बर्ड का हुआ था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक आर्टिकल था कि ओडिशा, हाँ देखो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ओडिशा पुलिस लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या है? प्रोजेक्ट राखी। तो ये वाला ही हम लोग ठीक से देख लेते हैं, प्रोजेक्ट राखी। हाँ, तो ओडिशा में दो प्लेटफॉर्म है बेसिकली। एक शक्ति श्री इनिशिएटिव है, सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव फॉर वुमेन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। फिर इसी का है प्रोजेक्ट राखी, ठीक है। ये क्योंजार पुलिस है वो स्टार्ट करी है राखी को, ठीक है। और ये व्हाट्सएप या क्यूआर बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर इंस्टेंट कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट फॉर वुमेन। तो आप याद रखना, प्रोजेक्ट राखी ओडिशा का है, क्योंजार पुलिस करी है, शक्ति श्री ओडिशा का है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल था ये वाला, कहाँ गया, हाँ, नार्को टेस्ट के ऊपर में, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है ना कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत क्लाउज 1, 2, 3, ठीक है, मतलब वो है ना कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड सॉरी सेल्फ इंक्रिमिनेशन और डबल जियोपार्डी, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग देख लेते हैं। फिर एक गोल्डन ट्रायंगल की बात कर चल रही है, जिसमें आर्टिकल 21, 19 और 14 को मिला के गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना, क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 20 जो है वो 20 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो प्रोटेक्शन, नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट नॉट एन ऑफेंस व्हेन कमिटेड, ठीक है। 2025 में आप कोई एक्ट करे हो जो कि अभी तक उस पे कानून नहीं है, और 2027 में उस पे कोई कानून आ जाता है, तो बैक डेट में जाके आपको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है, ठीक है। 20(2) कहता है डबल जियोपार्डी, अगर नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है। हाँ, 20(3) कहता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोटेक्शन, कि अगर पर्सन कोई एक्यूज्ड है तो उसको मतलब उसी को विटनेस नहीं बना सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टेस्टिमोनियल कंपल्सन, डज नॉट प्रिवेंट कलेक्शन ऑफ फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग, ब्लड सैंपल्स, ये भी याद रखना, ठीक है। मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग वगैरह सब नहीं ली जाएगी, ठीक है। फिर गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है 14, 19, 21 को। तो 14 इक्वालिटी, 19 में 6 फ्रीडम्स है, और राइट एंड लिबर्टी है। 21 में ये इंटरलिंक्ड है, और मेनका गांधी केस में इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा गया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक लॉ पास किया है, ठीक है, और वो लॉ अगर इंडिया में पास हो जाए तो आधा आबादी सोशल मीडिया साइट से खत्म हो जाएगा।
इस लॉ का ना एक्ट का नाम है ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज एक्ट। इसमें वो कह दिया है कि 16 के अंडर तक आपकी कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं हो सकते, उसको बैन कर दिया जाएगा। इस बेचारे भाई साहब का बैन कर दिया गया है। क्या लिखा है, ड्यू टू लॉज इन ऑस्ट्रेलिया आपका बैन कर दिया जा रहा है इंस्टाग्राम। ठीक है, तो अगर इंडिया में हो जाता है, मतलब मुझे लगता है कि 16 ईयर्स से नीचे ना इंडिया में अप्रॉक्स 30 to 40% तो अकाउंट होंगे ही। ठीक है, तो इसी पे वो करा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वही मिनिमम एज 16 रखा है, रीजनेबल स्टेप्स लेने के लिए दिया है। तो बस ये अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि विच कंट्री हैज बाउट सोशल मीडिया अमेंडमेंट एज एक्ट वगैरह उस तरीके से कुछ भी, तो आप याद रखना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्या, देखो आर्टिकल तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा मेंस के लिए है और वो सब डिस्कस मतलब उतने बढ़िया से किया नहीं जा सकता है, ऑल बिकॉज की ये कॉपीराइट वगैरह क्या क्या होता है इनका। ठीक है, तो अब इन सब पे मतलब ये सब कुछ कुछ आर्टिकल्स है ना जो वैसे डिस्कस करने वाला है बैठ के। ठीक है, तो मतलब ठीक है, क्या ही बोले, क्योंकि इनका वो कॉपीराइट वाला जो भी है वो कहता है कि आप सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, यू कैन नॉट डिस्कस ईच आर्टिकल। बट ठीक है, चलो हटाओ, मतलब मेंस के लिए ठीक है अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो। हाँ, एक ये मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है, ये वाला पढ़ना आर्टिकल, अगर आप कल वाला आर्टिकल पढ़ना चाहो तो, कितने तारीख वाला, हाँ 12 दिसंबर वाला आर्टिकल पढ़ सकते हो, ये बढ़िया है। मतलब बेसिकली ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं इधर ब्लैंक में। ये थरूर साहब हैं, ठीक है, इनको विभीषण ऑफ द कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। बट ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैकाले ने इंग्लिश टेस्ट बनाना चाहा था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल रहा। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखे एंड ब्रिटिश के पॉलिसीज को समझे, उनके टेक्स्ट को समझे, उनके लॉज को समझे, ठीक है, और उसी को टूल बना के उनको अटैक करे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैकाले ने हमको टूल नहीं दिया, टूल वो दिया। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के वजह से आज हम लोग अपने एक्सप्रेशन को मैक्सिमम टर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, दुनिया के साथ आँख में आँख डाल के बात कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश को ऐसे समझ रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कॉलोनियलिटी का प्रतीक है, तो कहीं न कहीं ये गलत है। ठीक है, लैंग्वेज में किसी का मतलब वो बपौती नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश इटसेल्फ इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एनी स्पेशल कंट्री, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेज़ ने कंट्रीब्यूट करा है, इनफैक्ट हिंदी एंड संस्कृत ने भी करा है। ठीक है, तो इंग्लिश ऐसा नहीं कि ये वो वाला इंग्लिश है जो ब्रिटिश ले आए थे, ये इंग्लिश अब इंडियनाइज्ड हो चुका है। ठीक है, इंडियनाइज हो चुका है, इसका टोन जो है वो भी इंडियन हो चुका है, इसका जो क्या कह सकते हो आप, एक्सेंट है वो भी इंडियन हो चुका है, इसमें बहुत सारे मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन वगैरह तो ठीक है ही। तो अब इंग्लिश होने की वजह से हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजीज को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, इंग्लिश होने की वजह से हम लोग थेसिस पेपर, रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर पाते हैं मल्टीलिंगुअल में। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाते हैं। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि क्या चाइनीज ने इंग्लिश में ही करा क्या अपने सारे चीज़ों को, या जापानीज ने इंग्लिश में करा, ये लोग, या फिर कोरियन ने इंग्लिश में करा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश अगर नहीं होता तो नहीं होता। ठीक है, मतलब ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है उनका। ठीक है, बट ठीक है, चाइनीज ने भी इंग्लिश को ऐसा नहीं कि स्टेट बैन लगा के रखा है, वो लोग भी प्रमोट मतलब वो लोग भी यूज करते ही हैं। तो ठीक है, इनका भी आर्ग्यूमेंट ठीक है। तो यही था, आते हैं अब कुछ क्वेश्चंस में। वैसे कुछ लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि ये क्वेश्चन पहले ही बता दो, आंसर लास्ट में बता देना आप, जिनको मतलब इसका आंसर देना होगा वो दे देंगे। तो ये भी आइडिया सही है, मैं नेक्स्ट वीडियो से ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन आपको पहले बता दूं। ठीक है, और आपको मन करे तो आंसर आप टाइप कर सकते हो लास्ट में, इसका आंसर वी विल डिस्कस। तो क्वेश्चन है कि दिस फील्ड वाज नॉट अमंग द इनिशियल 5 फील्ड्स व्हिच वर कंसीडर्ड फॉर द नोबल। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इनिशियली नहीं था। ठीक है, याद रखना,
टोटल इनिशियली 5 फील्ड्स थे जिसमें इकोनॉमिक्स नहीं था। नेम द इंस्टीट्यूशन दैट एस्टेब्लिशेस द प्राइज इन इकोनॉमिक्स, तो वो बैंक ऑफ स्वीडन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन शेयर अ नोबल, वो 3 लोग कर सकते हैं। नेम द यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट नोबल लिटरेट, तो यंगेस्ट तो पता ही होगा, मलाला यूसुफजई है, एंड ओल्डेस्ट इज द जॉन बी गुड इनफ, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, हाँ, तो वैसे कह सकते हो कि नेम द राइटर हु डिक्लाइन नोबेल अवार्ड फॉर हिज लिटरेचर, तो जीन पॉल सार्त्री थे, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, ठीक है। एलिमेंट, एलिमेंट होता है डिजीज को बेसिकली, तो एलिमेंट ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, तो लेप्रोसी होता है। कंडीशन काउज्ड बाई एन अनक्लीन इंस्ट्रूमेंट कटिंग द अम्ब्रिकल कोड, तो वो नियोनटाल टेटनस कहते हैं उसको, ठीक है। इन्फेक्शन दैट रफेस द इनर सरफेस ऑफ आईलिड्स, तो उसको ट्रैकोमा कहते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन काउज्ड बाई डी मेडिनेंसिस, तो ये ग्यूनिया वर्म डिजीज कहते हैं इसको। नेग्लेक्टेड डिजीज काउज्ड बाई स्पाइरो काइटोटा, स्पाइरोकाइटोटा बैक्टीरिया, तो याउस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये त्रिविया है, जो कि अभी आजकल द हिंदू का चल रहा है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन देता है। विच रिटायर्ड soccer star UNICEF Goodwill Ambassador visits a girls residential school in Visakhapatnam in November 2025 to observe प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये कौन थे? डेविड बेकहम थे, ठीक है। विच बैंड बाउट इट्स म्यूजिक फॉर द स्फेयर्स, ये म्यूजिक ऑफ द स्फेयर्स। वर्ल्ड टूर टू मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम इन जनवरी 2025 ड्रॉइंग ह्यूज क्राउड्स डिस्पाइट रिपोर्ट्स ऑफ काओटिक मैनेजमेंट, तो वो कोल्ड प्ले था, ये याद होगा ही आपको। between September 21 to 27 2025 which messaging app saw its download surge 185 times in India following a government स्वदेशी टेक पुश, तो अरताई था, ठीक है। व्हाट्सएप का कंपटीटर है, टेलीग्राम का भी, तो ठीक है। नेक्स्ट है कि विच इंडियन कंपोजर premiered the Western Classic Symphony Violin in London in March 2025, तो इलारियाजा है, इलाइयाराजा। The official mascot for the FII Hockey Men's Junior World Cup Tamil Nadu 2025 is named after which native breed of cattle from Tamil Nadu, तो कैंगियन है, ठीक है। In September 2025 which institution launched Never Alone, an artificial intelligence driven comprehensive mental health and wellness app for students to tackle stress, तो एम्स दिल्ली ने करा है, ठीक है। तो यही है आज के न्यूज में, बाद बाकी आर्टिकल पढ़ने वाला है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, नमस्कार।